हेलो एवरीवन। बेटा हम कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स और बायोमोलिक्यूल्स में आज का टॉपिक है हमारा न्यूक्लिक एसिड्स। व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स? न्यूक्लिक एसिड्स आर दोज बायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि चैप्टर किसका चल रहा है हमारा, ये यूनिट किसकी चल रही है, बायोमोलिक्यूल्स चल रही है। तो न्यूक्लिक एसिड्स भी क्या है, ये बायोमोलिक्यूल्स है। सो न्यूक्लिक एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस या आर दोज बायोमोलिक्यूल्स विच आर involved in hereditary transmission of characters from one generation to another generation। यानी कि इसका मतलब यह कि न्यूक्लिक एसिड्स ये ऐसे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं या ये ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने का काम करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करते हैं। तो आप लोगों ने ये सुना भी होगा कि बच्चे का जब जन्म होता है तो ये कहा जाता है कि बच्चे के नाक किसी से मिलते हैं, आंखें किसी से मिलती हैं। सो दैट इज रिजेम्बलेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो जो कैरेक्टर्स जो रिजेंबल कर रहे हैं, दीज कैरेक्टर्स आर फ्रॉम देयर प्रोजेनी, आर फ्रॉम देयर जनरेशंस। ये उनके पीढ़ियों से चले हुए गुण हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलने लगे। तो जो गुण हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, ये कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पहुंचते हैं, इनको पहुंचाने का जो काम है वो है न्यूक्लिक एसिड्स। So once again, what are nucleic acids? Nucleic acids are those biomolecules are those chemical substances which are involved in hereditary transmission of characters। hereditary transmission of characters का मतलब हो गया गुणों की स्थानांतरण में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। hereditary transmission, hereditary का मतलब हो गया पीढ़ी दर पीढ़ी। तो are those biomolecules which are involved in hereditary transmission of characters from one progeny to another progeny या from one generation to another generation। They are known as nucleic acids। इन्हें हम न्यूक्लिक एसिड्स बोलते हैं। तो यानी कि बायोमोलिक्यूल्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा टॉपिक है। तो आज हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को हम जान पाएंगे जो कैरेक्टर्स किस तरह से डिसाइड होते हैं इनसे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनके टाइप्स की बात करते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होती है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के टाइप की। तो न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफ टू टाइप, दो प्रकार की न्यूक्लिक एसिड्स होती हैं। एक को हम बोलते हैं आरएनए और एक को हम बोलते हैं डीएनए। सो दीज आर द टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का शॉर्ट क्या हो गया, एनए। तो एनए इनमें भी आ रहा है, आर और डी का फर्क है इनके बीच। आर क्या होता है, राइबोज, आगे न्यूक्लिक एसिड, और डी क्या है, डीऑक्सीराइबोज। दोनों में कॉमन चीज है, राइबोज नाम इसमें भी आएगा, इसमें रहेगा। इसमें राइबोज से पहले डीऑक्सी वर्ड आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका नाम क्या हो गया, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और ये क्या हो गया, डीऑक्सीराइबोज या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। जो आरएनए है, इट इज अ जेनेटिक मटेरियल इन सर्टेन माइक्रोब्स। कुछ कीटाणुओं के अंदर, कुछ माइक्रोब्स के अंदर, बड़े मल्टीसेलुलर जो होते हैं उनमें रेयरली किसी में आरएनए विल फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल। अदरवाइज जो माइक्रोब्स होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं उनके अंदर आरएनए में बी फाउंड टू बी एज जेनेटिक मटेरियल। यानी कि जेनेटिक मटेरियल का मतलब ऐसी चीजें जो गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा जो आरएनए है, इट इज फाउंड इन सर्टेन वायरसेस आल्सो। कुछ जो वायरस होते हैं उनमें भी डीएनए इज एज ए जेनेटिक मटेरियल। बचिए डीएनए की बात। तो डीएनए जो होता है ये लगभग सभी प्रकार के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर डीएनए इज द मेन जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज द मेन हेरिडिटरी मटेरियल। यही गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। अब हम बात करेंगे इनके केमिकल कंपोजिशन को लेकर। केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन का मतलब हो गया, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री के अंदर हम केमिकल चीजें पढ़ते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स में पहले हमने यहाँ कार्बोहाइड्रेट की केमिकल कंपोजिशन किया, उसके बाद हमने प्रोटीन्स का केमिकल कंपोजिशन किया, उसमें बॉन्डिंग वगैरह सब चीजों को देखा। ऐसे अब हम आगे न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर। तो न्यूक्लिक एसिड्स किन चीजों से बना हुआ है? न्यूक्लिक एसिड की जो कंपोजिशन है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इसमें 3 चीजें होती हैं।
या इसे आप थ्री कंपोनेंट्स भी कह सकते हो। जो न्यूक्लिक एसिड है वो तीन चीजों से मिलकर के बना होता है, उसके तीन भाग होते हैं। दे आर, कौन कौन से हैं? पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, सेकंड है फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, और थर्ड है नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। इनमें सबसे इजी जो पड़ता है वो है फॉस्फेट ग्रुप। सबसे इजी जो है वो कंपोनेंट इनका फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट नाम से पता चलता है, क्या फॉर्मूला? PO4 3 नेगेटिव। ये हो गया फॉस्फेट ग्रुप का फॉर्मूला। अगर हम इसका स्ट्रक्चर एक्सपेंड करना चाहो तो इसका स्ट्रक्चर है फॉस्फोरस शोज 5 वैलेंसीज। तो 5 वैलेंसीज में से 2 वैलेंसियां जो है एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड करके बनी होती है, बच गई सी 3 वैलेंसीज। इन 3 वैलेंसीज पे जो ऑक्सीजन 3 बच गए वो आ गए। ऑक्सीजन की एक एक वैलेंसी बच रही है इनकी, तो यहाँ -1 -1 -1, इन तीनों चार्ज को कंबाइन कर दो भी इनका कॉम्पैक्ट फॉर्मूला पड़ता है। तो सबसे इजी स्ट्रक्चर जो वो किसका हो गया? फॉस्फेट ग्रुप का हो गया। तो अब हम बात करेंगे पेंटोज शुगर को लेकर कर, नाइट्रोजनस बेसिस के डिटेल स्ट्रक्चर को लेकर के हम बात करेंगे। तो अब हम शुरू करेंगे इसमें पहले पेंटोज शुगर। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर फॉर पेंटोज शुगर? पेंटोज शुगर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसे हम समझते हैं। नाम से पता चलता है पेंटोज, ये हमने क्लासिफिकेशन में किया था कार्बोहाइड्रेट्स में। ओज का मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज किया गया सफिक्स होता है ओज। पेंट मींस 5, यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट जो 5 कार्बन से बने, कंपोज्ड ऑफ 5 कार्बन एटम्स। तो ये हो गया 5 कार्बन का शुगर। तो हमें पता चल गया जो कार्बोहाइड्रेट इसमें यूज हो रहा है वो कितने कार्बन का मोनोसैकेराइड है? 5 कार्बन का मोनोसैकेराइड है। जो 5 कार्बन का मोनोसैकेराइड हम यूज कर रहे हैं इसमें, 5 कार्बन का जो हम इसमें कार्बोहाइड्रेट यूज कर रहे हैं उसका नाम है राइबोज। यह है राइबोज। राइबोज का आप लीनियर स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, लेकिन हमें जरूरत नहीं है उसके, क्योंकि हम डीएनए आरएनए करें, न्यूक्लिक एसिड्स करें और इनके अंदर इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। बनाने का वही तरीका है जो हमने ग्लूकोज में किया था, हेक्सोजीन में किया था। ये पेंटोज है, तो इसमें 5 कार्बन है और ये एल्डिहाइडिक ग्रुप से बने होते हैं। इनमें फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। तो ये हो गया राइबोज को लेकर के, ये इसका एक एग्जांपल है मोनोसैकेराइड्स का 5 कार्बन का। अब हम इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर करते हैं व्हिच इज इन्वॉल्वड इन डीएनए आरएनए फॉर्मेशन, न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन। ये देखिए अब लाइक दिस फ्यूरेनोज रिंग स्ट्रक्चर आप इसका बनाओ। ये हो गया इसका ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन 1 2 3 4 और लास्ट वाला हमेशा क्या होता है? बाहर की तरफ होता है। तो ये हो गया CH2OH। यहाँ पर जो हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तीसरा ऊपर इस तरह से, वो पॉइंट नहीं है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट चले बायोमोलिक्यूल चले। तो यहाँ अल्फा और बीटा जो हमने एनोमर्स किया था उसका भी कोई पॉइंट नहीं है। OH H, OH उसमें ऊपर बना दो नीचे बना दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लाइक दिस। लेकिन ये जरूर याद रखना आपने कि न्यूक्लिक एसिड्स का जो राइबोज है उसमें थर्ड पोजीशन का जो OH है वो नीचे की तरफ लिखा, क्योंकि जो थर्ड कार्बन का OH है और जो फिफ्थ कार्बन का जो OH है ये और पॉलीन्यूक्लियोटाइड जब बनाएंगे तो उसके अंदर ये जुड़ने का, एक चेन बनाने का काम करता है। अगर ये अंदर की तरफ में हमने कर दिया इसको तो ये बॉन्ड नहीं बना पाएगा, इसलिए हम इसको नीचे की तरफ में बनाते हैं। ये पॉइंट आपने ध्यान रखना। बाकी पोजीशन में थोड़ा चेंजमेंट दिखा सकते हैं, लेकिन 3 और 5 है उसको ध्यान रखना है, उनकी पोजीशंस शुड बी इन दिस वे कि थर्ड पोजीशन का OH नीचे हो और फिफ्थ का तो बाहर होता ही है। अब हम नंबरिंग की बात करते हैं। शुगर्स के अंदर जो नंबरिंग है न्यूक्लिक एसिड्स में, ये नंबर 1 कार्बन इसे हम बोलते हैं 1 डैश। इस कार्बन का नाम हो गया 2, तो इसके बाद 2 के ऊपर लगेगा डैश, यानी जो नंबरिंग है यहाँ वो हो गया 1 डैश। जो सेकंड कार्बन है उसको बोलेंगे हम 2 ऊपर डैश, 3 हो गया उसका नाम हो गया 3 डैश, इस तरह से 4 डैश और फिफ्थ कार्बन का नाम क्या हो जाएगा 5 डैश। तो मेन कौन से हमारे 3 और 5, तो 3 और 5 को हम कैसे लिखेंगे? ये हो गया 3 डैश और ये हो गया 5 डैश।
इन्हें हम बोलते हैं 3 डैश एंड और 5 डैश एंड के नाम से। ऊपर की तरफ कौन सा पार्ट है इसका 5, तो इसे हम बोलते हैं 5 डैश एंड, मतलब कार्बोहाइड्रेट का 5 डैश एंड, जिस तरफ 5वां कार्बन, ये हो जाएगा 3 डैश एंड। जो ऊपर हम डैश लगा रहे हैं वो ही, बीच में जो हाई स्पेस दे रहे हैं वो नहीं, ऊपर जो डैश लगे वो है डैश। तो ये हो गया स्ट्रक्चर फॉर पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर दो टाइप के हैं, ये तो वो है जो आरएनए में यूज होता है, और एक कौन सा है जो डीएनए में यूज होता है। डीएनए में जो यूज होता है यही है, लेकिन उसमें क्या नाम हो गया था, डीऑक्सीराइबोज। तो डीऑक्सीराइबोज में क्या होता है, डी मतलब निकलना, किसका, ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन निकल जाता है, तो जो सेकंड कार्बन था उसका एक ऑक्सीजन आप हटा दो इसमें से, बाकी सब कुछ वैसा स्ट्रक्चर करो। तो अभी किसका स्ट्रक्चर बन गया, डीऑक्सीराइबोज का। जब ऑक्सीजन आप यहां लगा दोगे सेकंड कार्बन पर OH, तो ये बन जाएगा राइबोज का स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन हटा दिया तो किसका स्ट्रक्चर बन गया, डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर बन गया। तो अभी हमने बात करी पेंटोज शुगर को लेकर के। पेंटोज शुगर दो टाइप की होगी, एक तो है राइबोज शुगर और एक है डीऑक्सीराइबोज शुगर। जो राइबोज शुगर है वो आरएनए में पाई जाती है, और जो डीऑक्सीराइबोज है वो डीएनए में पाई जाती है। अब हम सेकंड कंपोजिशन की बात करें, सेकंड कंपोनेंट की बात करें, तो सेकंड कंपोनेंट कौन सा था, फॉस्फेट ग्रुप, वो हमने कर लिया। नाउ थर्ड कंपोनेंट कौन सा है, नाइट्रोजनस बेस। थर्ड कंपोनेंट इज नाइट्रोजनस बेस। This is again a very important component of nucleic acid. Nucleic acid manufacturing नाइट्रोजनस बेसिस का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये जो नाइट्रोजनस बेस होता है, इसको हमने या इस कंपोनेंट का नाम हमने नाइट्रोजनस बेस इसलिए लिखा क्योंकि इन केमिकल कंपाउंड्स में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। नाइट्रोजन ज्यादा अमाउंट में होने के कारण से इनको कॉमन वर्ड दे दिया नाइट्रोजनस बेस। यहाँ बेस वर्ड का मतलब बेसिसिटी को नहीं है, लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन में है तो नाइट्रोजन लोन पेयर रखता है, नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करता है, और लोन पेयर डोनेट करने वालों को हम लेविस बेस के नाम से बोलते हैं, इसलिए वर्ड बेस यूज करते हैं। लेकिन यहाँ बेसिक वर्ड या बेस वर्ड या एसिडिटी बेसिसिटी वाला बेस से मतलब नहीं है इसका, उससे कोई रिलेशन नहीं बनता। सो नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप, ये दो प्रकार के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। एक को हम बोलते हैं प्यूरिन्स और एक को बोलते हैं पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स जो होते हैं दे कंटेन टू नाइट्रोजनस बेसेस, इनमें दो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। Adenine and guanine. So these are two nitrogenous bases in the purines. और जो pyrimidines हैं, they contain 3 nitrogenous bases. कौन कौन से? एक यूरेसिल, एक साइटोसिन और थर्ड है थायमिन। ये 3 नाइट्रोजनस बेस। जो नाइट्रोजनस बेस है इनको हम कॉमनली इनके फर्स्ट अल्फाबेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंबल फॉर एडेनिन विल बी कैपिटल A, फॉर ग्वानिन विल बी कैपिटल G, और यूरेसिल के लिए क्या हो जाएगा कैपिटल U, साइटोसिन के लिए कैपिटल C, थायमिन के लिए कैपिटल T, ये हो जाएगा। तो ये हो गया नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस वो कंपोनेंट जिनमें नाइट्रोजन ज्यादा पाई जाती है, ये दो प्रकार के प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स। पायरिमिडिन्स आर हैविंग 2 कंपोनेंट्स, एडेनिन एंड ग्वानिन, और पायरिमिडिन्स जो होते हैं उनमें 3 कंपोनेंट है, यूरेसिल, साइटोसिन एंड थायमिन। इनके पहले अल्फाबेट से इनके हम रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, इनके रिप्रेजेंटेशन होती है इनसे। अब हम इनके स्ट्रक्चर को लेकर के बात करें तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, कॉमन स्ट्रक्चर फॉर एडेनिन एंड ग्वानिन, दोनों के लिए कॉमन स्ट्रक्चर, हालांकि जरूरत नहीं पड़ती हमारे को, जब आगे चल के आरएनए डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो इनका स्ट्रक्चर काम नहीं आता, फिर भी फॉर अ जनरल अंडरस्टैंडिंग दिस कॉमन स्ट्रक्चर फॉर बोथ एडेनिन और ग्वानिन का कॉमन स्ट्रक्चर कैसा होता है, दे कंटेन हेक्सागोनल रिंग अटैच्ड विद अ पेंटागोनल रिंग, या एक पेंटागोनल रिंग हेक्सागोनल रिंग से जुड़ी होती है लाइक दिस। So this is the common structure for इसके लिए both adenine and guanine। अब देखिए इसके अंदर हम एडेनिन के स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। तो एडेनिन के स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा आपको, इसमें there are 3 डबल बॉन्ड्स,
दो हेक्सागोनल में है, एक पेंटागोनल के अंदर, लाइक दिस। अब आप देखो इसके अंदर इस जगह पर यानी टॉप पोजीशन पर मिलेगा आपको इसमें NH2, उसके बाद यहाँ इसमें नाइट्रोजन, फिर एक पोजीशन छोड़ करके इसको छोड़ के फिर नाइट्रोजन, फिर एक पोजीशन छोड़ करके फिर नाइट्रोजन, फिर यहाँ पोजीशन छोड़ करके फिर यहाँ नाइट्रोजन। तो इस प्रकार से आपको प्यूरिन्स के अंदर 1 2 3 4 5 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में ज्यादा है इसलिए क्या नाम पड़ रहा था इनका, नाइट्रोजनस बेस नाम रखा गया है। अब हम इनके अंदर नंबरिंग की बात करें तो इनके अंदर भी नंबरिंग की बात होती है। सो नंबरिंग यहाँ शुरू होती है फ्रॉम दिस नाइट्रोजन, जो लेफ्ट साइड नाइट्रोजन से नंबर 1, ये 2 3 4 5 6 लाइक दिस। इस तरह से इनमें नंबरिंग है। उसके बाद 7 8 एंड 9 ये इनमें नंबरिंग का सीक्वेंस बन जाता है। इनमें डबल बॉन्ड है, फ्लक्चुएट होता है, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, तो वो सब हमें इतना नहीं करना है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं कॉमन स्ट्रक्चर फॉर पायरिमिडीन्स। पायरिमिडीन्स का सिर्फ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, इसमें सिर्फ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के अंदर यू विल फील 3 डबल बॉन्ड्स, इसमें 3 डबल बॉन्ड मिलेंगे लाइक दिस, और एक मिलेगा इसके अंदर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड, और इसमें यहाँ नाइट्रोजन मिलेगा आपको, यहाँ देखिए HN3, NH3 नहीं है, दिस इज नाइट्रोजन 3, यहाँ नाइट्रोजन 3 है, एक नाइट्रोजन है इसके अंदर, इसलिए क्या होगा इसमें 4 नाइट्रोजन, तो इसमें 4 नाइट्रोजन है इनके अंदर, इसमें 5 नाइट्रोजन। तो कॉमन मिला के बात करें तो दे हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन देम, देयरफॉर दे आर नोन एज नाइट्रोजनस बेसिस। ये नाइट्रोजनस बेस है, ये स्ट्रक्चर वाई का। अब हम बात करेंगे हाउ दीज 3 कंपोनेंट्स इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। ये 3 कंपोनेंट जिनसे हमारे न्यूक्लिक एसिड्स बने होते हैं वो कैसे जुड़ करके अब एक पूरी न्यूक्लिक एसिड को बनाने का काम करेंगे। तो अभी जो हमने किया वो क्या किया, सिर्फ कंपोनेंट जिनसे ये बनते हैं। अब हम करेंगे बॉन्डिंग इन कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। Now we are doing bonding in nucleic acid, bonding in components of nucleic acids। तो सबसे पहले अब आप इसके लिए शुगर को स्ट्रक्चर बनाओ लाइक दिस, इस तरह से। यहां से ऑक्सीजन की शुरुआत है, ये कार्बन 1 2 3 4, और फिफ्थ कार्बन क्या बताया था, रिमेन्स आउटसाइड, ये बाहर की तरफ ही होता है। यहाँ पर थर्ड प्रोवेज कहाँ बताया था, नीचे की तरफ है। बाकी जो पोजीशन है उनको आप हाइड्रोजन, ये हो गया इस तरह से। और अब आप देखो इसके अंदर ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 3 है, इसका नाम 1 डैश, ये है 3 डैश, और ये हो गया 5 डैश। जब नाइट्रोजनस बेस, जब एक शुगर, ये है शुगर, यहाँ ब्रैकेट इसके अंदर हम शॉर्ट में S लिख देते हैं टू रिप्रेजेंट शुगर, ये शुगर है, ये 1 डैश एंड से जुड़ा होता है विद नाइट्रोजनस बेस। जो हमने 5 नाइट्रोजनस बेस किए हैं 2 प्यूरिन्स में और 3 पायरिमिडीन्स में, जो नाइट्रोजनस बेस हमने किए हैं उनमें से कोई भी एक नाइट्रोजनस बेस या इस शुगर के साथ जुड़ जाता है, कोई भी एक नाइट्रोजनस बेस। तो मैं शॉर्ट में नाम लिख रहा हूं NB मींस N नाइट्रोजनस बेस, N नाइट्रोजनस B बेस। तो एक नाइट्रोजनस बेस यहाँ C1 कार्बन के साथ आके जुड़ता है। जोड़ने का तरीका कैसा होगा कि जो C1 के साथ नाइट्रोजनस बेस जब आप जोड़ोगे तो थोड़ा ऊपर की तरफ में ओब्लिक करके बनाना है, सीधे वर्टिकल फॉर्म के अंदर, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मत करना है, थोड़ा ओब्लिक करके ऊपर की तरफ नाइट्रोजनस बेस आपको लगाना है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, इन दोनों ही चीजों को हम बोलते हैं एज न्यूक्लियोसाइड। So composition of sugar and nitrogenous base is known as nucleoside, ये न्यूक्लियोसाइड है। अगला वर्ड है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या हो जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप भी आके जुड़ जाएगा। फॉस्फेट ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, जो 3 डैश एंड है यहाँ पर, उसका जो OH है इसका H रिलीज हो जाता है, और यहाँ इसके नीचे की तरफ में आकर के या इसका आप OH ही हटा दो यहाँ से, क्योंकि फॉस्फेट से रिएक्शन करके एलिमिनेट हो जाता है, और यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा PO4, जो फॉस्फेट ग्रुप था वो आके जुड़ जाता है इसके साथ। तो आप देखिए इसमें ये तो कंप्लीट क्या हो गया, शुगर।
ये क्या हो गया इसमें फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप को हमने P से रिप्रेजेंट किया। ये हो गया नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस को मान लो हमने N से रिप्रेजेंट किया। तो इस कंपोजिशन में तीनों के तीनों कंपोनेंट पाए जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, टाइड का मतलब क्या हो गया तीनों, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोटाइड हो गया जिसमें तीनों, और साइड में क्या होगा सिर्फ शुगर और नाइट्रोजनस बेस। अब हम पर्टिकुलर बात करते हैं, ये तो होगी कॉमन बात, आरएनए और डीएनए दोनों के लिए कॉमन बात होगी। अब हम विद डिफरेंसेस देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए या बॉन्डिंग इन आरएनए। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, पेंटोज शुगर बनाना है, लाइक दिस, कार्बन 1 2 3 4 एंड दिस इज फिफ्थ कार्बन आउटसाइड। ये हो गया आरएनए का। तो आरएनए में क्या बताया आपको, शुगर कौन सी होगी इसके अंदर, राइबोज। और अब हम बात करते हैं इसके नाइट्रोजनस बेसिस को लेकर के। जो नाइट्रोजनस बेस आरएनए में पाए जाते हैं, तो वो देखो जो पायरिमिडीन्स हमने किए थे, जो पायरिमिडीन्स हमने किए थे उनके अंदर देयर वर 3 नाइट्रोजनस बेस, 3 नाइट्रोजनस बेस थे। कौन कौन से थे, यूरेसिल, थायमिन एंड साइटोसिन। ये थे। जो साइटोसिन टाइप का पायरिमिडीन है या नाइट्रोजनस बेस है, ये कॉमन है आरएनए डीएनए दोनों में पाया जाता है। बस बच गए इनमें से यूरेसिल और थायमिन। तो यूरेसिल थायमिन में से एक नाइट्रोजनस बेस या तो डीएनए में होगा या एक इनमें से आरएनए में होगा। दोनों डीएनए या दोनों ही आरएनए में कभी नहीं होते। आरएनए की बात करें तो आरएनए के अंदर यूरेसिल और थायमिन में से यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में पाया जाता है। तो थायमिन किस में मिलेगा, डीएनए। ये तो किस में है, बोथ, दोनों में कॉमन। अब बात करें प्यूरिन्स की, तो प्यूरिन्स में एडेनिन और गुआनिन दो नाइट्रोजनस बेस थे। बोथ ऑफ दीज नाइट्रोजनस बेस दे आर प्रेजेंट इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। यानी कि जो प्यूरिन्स हैं वो दोनों ही चीजों में पाए जाते हैं, आरएनए डीएनए के अंदर। जो पायरिमिडीन्स है, पायरिमिडीन्स में साइटोसिन दोनों में पाए जाते हैं, और यूरेसिल और थायमिन में से यूरेसिल आरएनए में है, थायमिन आरएनए में नहीं होगा, थायमिन डीएनए में होगा, तो यूरेसिल उसमें नहीं होगा। इन ए नटशेल अगर हम बात करें, देयर आर टोटल ऑफ 4 नाइट्रोजनस बेस इन एनी टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। चाहे वो आरएनए हो या डीएनए हो, दोनों में ही सिर्फ 4 ही टोटल नाइट्रोजनस बेस मिलेंगे। अब हम उनको जोड़ेंगे कैसे, इसमें लगाएंगे कैसे, तो ये देखिए हम स्ट्रक्चर किसका कर रहे हैं, आरएनए का। तो आरएनए की पहचान क्या है, नाइट्रोजनस बेस यूरेसिल का पाया जाना। वो कहाँ लगता है, फर्स्ट कार्बन के साथ में। नाइट्रोजनस बेसिस को फर्स्ट कार्बन जोड़ते हैं, तो फर्स्ट कार्बन के साथ में ऑब्लिक पोजीशन बना करके यहाँ आप यूरेसिल ही दिखाओ फर्स्ट। और यूरेसिल का स्ट्रक्चर आपको पता है, तो स्ट्रक्चर नहीं बनाना, रिप्रेजेंट इट विद द सिंबल। जो इनका सिंबल है उससे आपको रिप्रेजेंट करना है। तो सिंबल हो गया इनका यू। अब यू को ऐसे कर दो, या यू को आप बॉक्स में ब्लॉक करके दिखा सकते हो। तो ये तो क्या हुआ अभी तक, इट इज ए न्यूक्लियोसाइड फॉर आरएनए। ये आरएनए का न्यूक्लियोसाइड है। अब हम बनाए इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड अगर आप हमारे को बनाना है फॉर किसके लिए, आरएनए के लिए, तो यहाँ थर्ड पोजीशन से OH को हटा के यहाँ क्या जोड़ दो, PO4 फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दो। अभी क्या बन गया, शुगर भी आ गया इसके अंदर, इसमें शुगर भी आ रहा है, फॉस्फेट ग्रुप भी आ रहा है, और नाइट्रोजनस बेस भी आ रहा है। ये क्या बन गया, इट इज ए न्यूक्लियोटाइड। ये पूरा क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड ऑफ किसका, आरएनए का न्यूक्लियोटाइड। अब कैसे ये न्यूक्लियोटाइड आगे की तरफ में जुड़ करके एक बड़ी चेन को बनाएंगे। उस बड़ी चेन का नाम क्या हो जाएगा, रिपीटिंग यूनिट कौन सी हो जाएगी, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के साथ एक न्यूक्लियोटाइड और उसके साथ फिर एक और न्यूक्लियोटाइड, एक लॉन्ग चेन बन जाएगी। तो लॉन्ग चेन का नाम क्या हो जाएगा, पॉली वर्ड लगा दो, तो क्या बन गया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो आरएनए का ही दूसरा नाम क्या हुआ, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। आरएनए को केमिकल नेम हो गया इसका। ये स्ट्रक्चर के आधार पर बनाते हैं, जिसमें बेसिक यूनिट क्या है, ये पूरी 3 चीज मिलकर एक बेसिक यूनिट बन गई। और ये जब बार बार रिपीट होनी शुरू हो जाए, एक चेन बन जाए जुड़ करके, तो क्या नाम हो जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो जब हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड वर्ड डाल देंगे, तो ये किसके लिए दूसरा नाम हो जाएगा, आरएनए के लिए दूसरा नाम हो जाएगा। नाउ लेट्स ट्राई टू कनेक्ट
फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड टू सेकंड न्यूक्लियोटाइड। कैसे जोड़ोगे आप, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको जोड़ने का तरीका आपको जरूर अच्छे से समझना है। उसके लिए क्या करना है, जहां फॉस्फेट ग्रुप नीचे की तरफ थर्ड पोजीशन के कार्बन 3 डैश पर जहां फॉस्फेट ग्रुप लग रहा है वहां पर आप डॉटेड लाइन में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, और यहाँ पर इसके नीचे आप देखो शुगर के साथ फॉस्फेट और फॉस्फेट के साथ शुगर, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस तो अंदर की तरफ चला गया, बाहर की तरफ चला गया, तो फॉस्फेट ग्रुप के साथ कौन आएगा, नाइट्रोजनस, फॉस्फेट ग्रुप के साथ में आएगा शुगर, और शुगर का कौन सा कार्बन आएगा, फिफ्थ कार्बन आएगा, 5 डैश आएगा। तो अब आप क्या करो, सबसे पहले आप 5 डैश कार्बन को लिखो यहाँ CH2, OH हटा दें क्योंकि इसका OH जैसे रिएक्शन कर गया तो वाटर ग्रुप में रिलीज हो जाता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है ये, और उससे रिलीज हो गया, तो यहाँ ये में बॉन्ड बन गया। अब ये कहाँ जुड़ा हुआ है, देखो ध्यान से, ये CH2 किससे जुड़ रहा है, फोर्थ कार्बन, तो आप उसमें फोर्थ कार्बन को बनाओ, ड्रॉ द फोर्थ कार्बन लाइक दिस। अब आप इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दो, ये हो गया। यहाँ बनाओ ऑक्सीजन, थोड़ा शॉर्ट बन गया तो आप इसको बना सकते हो। लाइक दिस। यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन, ये कार्बन 1, कार्बन 2, 3 पर OH नीचे दिखाना होता है, ये हो गया 4 के बाहर हो गया 5 कार्बन। तो देखो 5 डैश से चले 3 डैश कार्बन आ गया, 3 डैश से चले तो फिर 5 डैश आया, 5 डैश से फिर चले तो कहाँ आ गया 3 डैश। मतलब ये जो चेन है, ये जो हम यहाँ चेन बनाएंगे इसकी वो स्टार्टिंग कहाँ से है, 5 डैश से, और एंडिंग कहाँ होगी 3 डैश कार्बन के ऊपर। तो इसको हम बोलते हैं 5 डैश टू 3 डैश एंड, 5 डैश टू 3 डैश एंड, ये बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके अंदर C1 के ऊपर नाइट्रोजनस बेस, कौन सा नाइट्रोजनस बेस, थायमिन को छोड़कर कोई भी आप लगा सकते हो ना। फॉर एग्जांपल हम मान लीजिए इसमें एडेनिन लगा दें, तो ये हमने एडेनिन के लिए A लिख दिया। देयर इज नो सीक्वेंस, ऐसा कुछ नहीं होता यूरेसिल के बाद एडेनिन ही आएगा या एडेनिन के बाद साइटोसिन आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। किसी भी नाइट्रोजन बेस को आप लगा सकते, बस ये ध्यान रहे यूरेसिल और थायमिन में से कौन सा कहाँ है। ये हो गया आरएनए के लिए। ऐसे ही तो अब देखिए इसमें क्या हो गया, यहाँ तक तो था एक न्यूक्लियोटाइड, ये हो गया सेकंड न्यूक्लियोटाइड, तो इनको हम क्या कहेंगे, डाई न्यूक्लियोटाइड। 3 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्राई न्यूक्लियोटाइड। 2 से 10 तक यूनिट जुड़ रही हो तो क्या कॉमन नाम होता, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड, ये हो गया। अब जो बॉन्ड इनको जोड़ रहा है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, इनको जो बॉन्ड जोड़ रहा है दैट बॉन्ड इज नोन एज फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। ये बॉन्ड विच कनेक्ट्स वन न्यूक्लियोटाइड टू अनदर न्यूक्लियोटाइड, इनको जो जोड़ रहा है, दिस बॉन्ड इज नोन एज फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, दिस इज फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। ऐसे अब आप आगे की तरफ में आ जाओ तो ये OH हट जाएगा, यहाँ कौन आ जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा। इस फॉस्फेट के नीचे क्या करोगे, फिफ्थ कार्बन आपने बनाना है CH2, और CH2 के नीचे क्या आना चाहिए, फोर्थ कार्बन। तो इस तरह से अब आप शुगर, पहले शुगर मत बनाओ, पहले एक एक लाइन को बनाते चलो। तो इस स्ट्रक्चर में व्हाट डिफरेंस यू विल फाइंड कि जो फिफ्थ कार्बन है वो बाहर की तरफ है, थर्ड अंदर की तरफ में, थर्ड से जुड़ेगा फिर थर्ड अंदर है, मतलब जहां से चेन स्टार्ट हो रही है, जहां से लीनियर को धीरे धीरे करके अंदर की तरफ में आपको सरकता हुआ नजर आएगा, खिसकता हुआ नजर आएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, किसका स्ट्रक्चर हो गया, कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर आरएनए, ये आरएनए का कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पर भी हमने दो ऐसे, अब आप बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ दोगे तो वो बन जाएगा पॉली न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को लेकर। डीएनए, स्ट्रक्चर फॉर डीएनए। तो शुरुआत का जो ट्रिक आपको पता है वो वही रहेगा। सबसे पहले आप क्या बनाओगे, शुगर को बनाओगे। ये शुगर हो गया, ये यहाँ कार्बन 1, ये 2, 3 और ये हो गया 5 CH2OH। इसका OH हमेशा बॉन्ड बनाने में चला जाता है, इसलिए हम इसको CH2 दिखा सकते हैं। कौन सा साइड है, ये 5 डैश एंड हो गया। नीचे की तरफ में ये जो थर्ड पोजीशन का है, इसका OH नीचे फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बना लेता है। फिर ये फॉस्फेट नीचे की तरफ में किससे जुड़ेगा, नए वाले शुगर के साथ, CH2 के साथ जुड़ेगा उसके साथ। इसे आप ऐसे कर दो। अब ये क्या हो जाएगा, CH2
CH2 किससे जुड़ रहा है, फोर्थ कार्बन से, फोर्थ कार्बन का लाइक दिस ऐसे रिप्रेजेंट हो, ये हो गया। ऐसे ये हो गया थर्ड, थर्ड के नीचे की तरफ में कौन जोड़ेगा उसको, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ेगा, फॉस्फेट के नीचे कौन आ जाएगा, फिफ्थ नया शुगर हो जाएगा, शुगर, शुगर के बाद आया फॉस्फेट, फिर आया शुगर, शुगर के बाद फिर आया फॉस्फेट, शुगर जुड़ा फॉस्फेट से, फॉस्फेट जुड़ा शुगर से, और ये बॉन्डिंग इनमें कंटिन्यू रहती है। एम पॉइंट टू ऑब्जर्व, जो ध्यान देना वो ये है कि कार्बन, ये जो चेन है इसकी बॉन्डिंग जो है वो लगातार अंदर की तरफ में शिफ्ट हो रही है, तो जिसके कारण से अभी डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर में कुछ फर्क आएगा। डीएनए के स्ट्रक्चर में, आरएनए का स्ट्रक्चर तो लीनियर फॉर्म में होता है क्योंकि वो एक सिंगल चेन होता है। सिंगल चेन जो होती है, जो सिंगल चेन हमने बनाई आरएनए के लिए, दिस इज नोन एज सिंगल स्ट्रैंड, उसे हम एक सिंगल स्ट्रैंड के नाम से, स्ट्रैंड अलग होता है, स्ट्रैंड बोल रहे हैं, ये एक सिंगल स्ट्रैंड होता है, एक लाइन, एक पट्टी है उसकी। जबकि डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो डीएनए कैसा, ये तो बात है किसको लेके हुई थी, आरएनए, आरएनए कैसा हो गया, सिंगल स्ट्रैंडेड। आरएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स की एक ही चेन होती है, बहुत लंबी जो चेन है वो एक ही होती है, और डीएनए के अंदर दो चेन जुड़ी हुई होती है, दो न्यूक्लियोटाइड की चेन कनेक्टेड होती है। अब हम सीखेंगे इसके अंदर वो कैसे जुड़ती है। ये हो गया, बच गया क्या इनका, नीचे की तरफ चलो एक बार और कर देते हैं, ये CH2 या शुगर आ जाएगा, ऑक्सीजन लाइक दैट, ये हो गया। ये कार्बन थोड़ा ऊपर की तरफ में, आपको पता है ऑब्लिक करके इनकी पोजीशंस को बनाना आता है इन ऑर्डर टू हैव बॉन्डिंग बिटवीन द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड चेन। अब आप इसमें नाइट्रोजनस बेस जोड़ने, आपको ये कार्बन नंबर 1 हो गया, तो इस पर नाइट्रोजनस बेस को जोड़ो, कौन सा नाइट्रोजनस बेस आएगा इसके अंदर, जो डिस्टिंक्शन करता हुआ है थायमिन, तो आप इसमें पहले लगा दो थायमिन, उसके बाद आप लगा दो कोई भी, यूरेसिल मत लगाओ, तो ये लगा दिया, मान लो आपने ग्वानिन को, यहाँ लगा दिया आपने एडेनिन, ये इस तरह से ये लगा दिया। अब सेकंड आपको इसके साथ में चेन बनानी, एक सेकंड स्टैंड ऐसी स्टैंड इसके सामने की तरफ में, वो आप कैसे बनाओगे उसका ट्रिक देखो आप यहाँ पर। उससे पहले चारगाफ रूल आता है, वो देखो चारगाफ रूल, चारगाफ रूल क्या होता है, पेयरिंग ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, पेयरिंग ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेस के जुड़ने को लेकर के, जो हमने दो प्रकार के नाइट्रोजनस बेस किए, प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में दो नाइट्रोजनस बेस थे, एडेनिन और गुआनिन, और इसमें कौन कौन से हैं, थायमिन और साइटोसिन। यूरेसिल नहीं बना क्योंकि हम डीएनए की बात कर रहे हैं। तो इसमें चारगाफ रूल में ये बताया है, फर्स्ट पॉइंट कि एडेनाइन विल कंबाइन विद थायमिन बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, बाय 2 हाइड्रोजन, एडेनिन थायमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होगा। सेकंड पॉइंट बताया कि साइटोसिन विल कंबाइन विद ट्रिपल बॉन्ड टू गुआनिन, साइटोसिन जो है वो गुआनिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा, और रिवर्सली भी हो सकता है, यानी कि थायमिन जो है वो डबल बॉन्ड करके एडेनिन के साथ जुड़ेगा, और जो गुआनिन है वो ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। थर्ड पॉइंट इज द रेशियो ऑफ प्यूरिन्स टू पायरिमिडिन्स, प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स का जो रेशियो होगा, रेशियो ऑफ प्यूरिन्स टू पायरिमिडिन्स इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिविंग बीइंग। प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स का जो रेशियो होता है हर प्रकार के जीवों में वो कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल ये हम क्या कह रहे हैं, रेशियो, फॉर एग्जांपल हम बात कर रेशियो ह्यूमन बीइंग्स की, तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर रेशियो होता है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.52 ये होता है। वहीं ई कोली जो बैक्टीरिया होता है, इस्चेरिचिया कोली जो बैक्टीरिया होता है, उसके अंदर 0.92 इसका रेशियो होता है, 0.92 0.93 ये रेंज है, 0.92 से 0.93 तक का रेशियो में पाएगा। सो रेशियो ऑफ प्यूरिन्स टू पायरिमिडिन, प्यूरिन और पायरिमिडिन नाइट्रोजनस बेसिस का रेशियो क्या होगा, इज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर लिविंग बीइंग। तो अब हम इस पॉइंट को यूज करके इसमें सेकंड जो स्ट्रैंड इसमें आएगी, सेकंड लाइन जो इसके साथ जुड़ेगी वो जोड़ दें। कैसे जोड़ोगे, उसका तरीका क्या रहेगा, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्ट्रैंड, एक जो लाइन है डीएनए की वो। अब इसका दूसरी लाइन जो थायमिन है, अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल, थायमिन किसके साथ जुड़ेगा, एडेनिन के साथ। कैसे जुड़ेगा, वाया डबल बॉन्ड्स।
तो ऑब्लिक ही रखना, ऊपर की तरफ आप थोड़ा सा इनकी पोजीशंस को रखो। A will combine with T, T will combine with A। अब आप देख रहे हैं ये जो A है या ये जो T है किससे जुड़ रहा है? शुगर के साथ। कौन सा शुगर जुड़ रहा है? नंबर 1 के साथ। तो यहाँ आपका बन गया नंबर 1। अब ये ध्यान रखना आपने, यहाँ पर ये कार्बन जो शुगर आपने सीधे बनाए, यहाँ ये उल्टे बने, यानी कि ये जो है आपका ये O ऊपर नहीं होना चाहिए, नीचे की तरफ होना चाहिए। आप उसको ऐसे उल्टा कर दिया आप, तो उल्टा करोगे तो कैसे बन जाएगी कार्बन में? ये हो गया आपका लाइक। अब आप इनके अंदर इनकी बाकी जो पोजीशंस है उनको रिप्रेजेंट करो। तो ये हो गया और ये डिवीजन बॉन्ड हो गया। ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4 और ये हो गया कार्बन 5। कार्बन 5 का OH हट के किसके साथ जुड़ेगा? फॉस्फेट का। ऐसे 3 का OH हट जाएगा, जो 3 है इसका OH हट के किसके साथ जुड़ेगा? फॉस्फेट के साथ, क्योंकि शुगर किससे जुड़ेगा? फॉस्फेट से। और फॉस्फेट किससे जुड़ेगा? शुगर के साथ। फिर रिपीटेशन का काम चलेगा। तो ऐसे ही अब आप आगे की तरफ इस चेन को कंप्लीट करने से पहले नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर पेयरिंग करवा दो। तो यहाँ कौन है? जी के साथ कौन जुड़ेगा? C, ट्रिपल बॉन्ड बना करके वो बना दो, और फिर इसके आगे बना होगा शुगर लाइन। ऐसे अब आप इसके साथ बनाओ। A डबल बॉन्ड बनाएगा किसके साथ में? G के साथ, और ये ऐसे, फिर ये इसके साथ शुगर बनाओ। तो शुगर कंप्लीट कर दो पहले आप। शुगर आपने इन्वर्ट बनानी है, उल्टी बनानी है, तो पहले आप इनको कंप्लीट करो। ऐसे अब आप इसके अंदर आ जाओ। ये हो गया। अब आप इनकी पोजीशंस को इंडिकेट कर दो, उसके बाद हम इनको जोड़ने का काम कर देंगे। तो पोजीशंस होगी, ये हो गया हमारा 3rd, ये हो गया हमारा 5th। कार्बन किससे जुड़ेगा? फॉस्फेट से, और ये किससे जुड़ेगा? 3rd से। 3rd के बाद ये हो गया 4th, और ये हो गया 5th। ये इस तरह से किससे जुड़ेगा? फॉस्फेट के साथ। तो अब देखो यहां तक का ये जो हमने बनाया था ये क्या था? यहां से लेकर यहां गया था, दिस वाज अ सिंगल स्ट्रैंड। ऐसे यहां पर क्या हो रही है? दूसरी सिंगल स्ट्रैंड, और दोनों ही आपस में किसने जोड़ रखी है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स ने, वाया नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेसिस के द्वारा दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई है। तो ये हो गया, इसको हम रब कर देते हैं। So here we can see that DNA has 2 strands of nucleotide। न्यूक्लियोटाइड की 2 स्ट्रैंड। बाकी जो पोजीशंस हैं उनकी आप उनको कंप्लीट कर दो। बस ये ध्यान रखना है कि सेकंड वाला जो कार्बन है इस पर OH नहीं दिखाना है, सिर्फ H और H दिखाना है, क्योंकि DNA में शुगर है वो डीऑक्सी है, मतलब उसमें एक ऑप्शन कम है। तो यहाँ H और H हो जाएगा, इस तरह से H और H हो जाएगा। ऐसे अब आप इसमें आ जाओ, ये हो गया सेकंड, तो यहाँ H, इस पर H, ये सेकंड H, ये सेकंड, and so this is the method to represent, this is the method to form the double helical, to form the double stranded structure या double helical structure of DNA structure। अब हम इसके कुछ पॉइंट्स को लेकर के बात करते हैं। The distance between, we are talking about some points। तो ये पॉइंट तो होगा हमारा चावला फूल को लेकर खत्म। अब हम बात करेंगे some special points about DNA के बारे में कुछ खास बात करने वाले हैं, और वो क्या? डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रैंड्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रैंड्स, जो 2 स्ट्रैंड है, ये जो 2 स्ट्रैंड है इनके बीच में जो दूरी है दैट इज ऑफ 2.0 नैनोमीटर्स। 2.0 नैनोमीटर्स का है। उसके बाद एक नाइट्रोजनस बेस से दूसरे नाइट्रोजनस बेस के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स। जो न्यूक्लियोटाइड्स है या नाइट्रोजनस बेस उनके बीच का जो डिस्टेंस दैट इज 0.34 एंगस्ट्रॉम, 0.34 नैनोमीटर। जो डीएनए है उसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रैंडेड है, 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना। जैसे 2 स्ट्रैंड मिलती हैं आपस में, तो 2 स्ट्रैंड के मिलते ही जो डीएनए होता है उसमें एकदम कॉइलिंग शुरू हो जाती है, और इस कॉइलिंग को हम बोलते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या हेलिकल स्ट्रक्चर। लाइक दिस वी कैन ड्रॉ द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए लाइक दिस।
इस तरह से दो स्ट्रैंड, ये जो एक स्ट्रैंड है यहाँ पर, उस एक स्ट्रैंड को हमने एक लाइन से दिखाया, दूसरी जो स्ट्रैंड उसको हमने सेकंड लाइन से रिप्रेजेंट किया। तो एक लाइन जो होगी वो किससे शुरू होगी, 5 डैश एंड से, और खत्म किसके ऊपर होगी, वो 3 डैश एंड के ऊपर। जबकि दूसरी जो है वो किससे शुरू हो रही है, उल्टा हो रही है, तो उसमें क्या आ जाएगा, 3 डैश एंड टू 5 डैश एंड, दे आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। जो डीएनए की दो स्ट्रैंड्स हैं उनकी खास पॉइंट क्या होगा, दे आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर का मतलब हो गया एक दूसरे को पूरा करते हैं, जैसे एक डी को पूरा करेगा तो टी ए को पूरा करेगा, इस तरह से। तो डीएनए हैज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा हो, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रैंडेड है और स्ट्रक्चर इसका हेलिकल कॉइलिंग या हेलिकल स्ट्रक्चर। स्प्रिंग जैसे रोटेट करता है, जैसे स्प्रिंग रोटेट करती है, ये सीधी फॉर्म में होता है, आरएनए सीधी फॉर्म के अंदर होता है, इसमें दो स्ट्रैंड जुड़ते ही स्प्रिंग जैसे रोटेट कर जाता है। तो ये हो गया हेलिकल कॉइलिंग बोलते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर बोला जा सकता है। अब इसका एक बेनिफिट है कि जो हेलिकल कॉइलिंग जब इसके अंदर हो रही है तो बातें चल रही हैं यहाँ पर कुछ इनके डिस्टिंक्शन पॉइंट्स को लेकर, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट। अब जो एक हेलिकल बन रही है, मतलब हेलिकल का मतलब जो टर्न इनमें बन रही है, सपोज वो टर्न यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ खत्म हो रही है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो इसका एक कंप्लीट हेलिक्स है, एक कंप्लीट स्प्रिंग जो बने, कंप्लीट रोटेशन जो इसमें बना है, दैट इज ऑफ 3.4 नैनोमीटर्स, 3.4 नैनोमीटर्स। और एक कंप्लीट हेलिक्स के अंदर, एक कंप्लीट स्प्रिंग के अंदर, एक कंप्लीट रिंग के अंदर हम कह सकते हैं, कंप्लीट हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर देयर आर 10 नाइट्रोजनस बेसेस, 10 नाइट्रोजनस बेस आते हैं। यानी कि स्ट्रक्चर से अगर हम समझे, एक नाइट्रोजनस बेस, दूसरा नाइट्रोजनस बेस आया, तीसरा नाइट्रोजनस, ऐसे जब 10 नाइट्रोजनस बेस आएंगे तो एक पूरी एक पूरा कॉइलिंग कंप्लीट हो सकता है। तो ये होगा इनके डिस्टेंसेस को लेकर के, दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच के डिस्टेंस कितना है, नाइट्रोजन बेसेस के बीच में डिस्टेंस है, जो हेलिक्स होती है, जो कॉइलिंग है इनके अंदर, वो कॉइलिंग कितने डिस्टेंस तक चलती हो, और एक हेलिक्स के अंदर कितने नाइट्रोजनस बेस हो सकते हैं या होते हैं इनके अंदर। अब हम बात करते हैं इसके कुछ और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ डीएनए। डीएनए के कुछ और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, या पहले हम कर लेते हैं शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का और जो शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है वो ये है कि डीएनए को आप एस पी एस करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बजाय बड़े स्ट्रक्चर्स के बनाने के आप इनको बना सकते हो। पेपर पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन अगर आपसे स्ट्रक्चर ही पूछा तब तो आपको ये बनाना, और क्वेश्चन के फॉर्म में आ रहा है जिसमें आपको स्कोर करना पड़ा आंसर, तो आप अपने आंसर को इस तरह से भी आप बना सकते। क्वेश्चन मार्क पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन मार्क आपका 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का तो आप ऐसे करोगे, लेकिन ज्यादा मार्क्स का तो फिर आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। Once you go through the structure for 2 or 3 times, it will get crammed to you. याद हो जाएगा आपको। अब जब शॉर्ट फॉर्म में जब दिखाना तो शुगर के सामने आपने शुगर को दिखाओ, फॉस्फोरस शुगर, फॉस्फोरस शुगर। अब देखो इनके अंदर शुगर के साथ में क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस। कौन सा होगा, कोई भी आप लगा सकते हो, जैसे ए लगा दिया, ये शुगर है इसमें टी लगा दिया, ये शुगर है इसके अंदर हमने सी को लगा दिया। तो इसके सामने जो शुगर है उसके साथ आपने बॉन्डिंग बनानी है। कैसे बनाओगे, ए के साथ कौन जुड़ेगा, चार्गा रूल के अनुसार ए से जुड़ेगा जी टी, ये जुड़ गया, और टी जुड़ेगा ए के साथ में, और सी जुड़ेगा जी के साथ में, ये हो गया। तो ये होगा इनके साथ में बॉन्डिंग का तरीका। हाँ, इनको और जोड़ दो तो ये डीएनए के दो स्ट्रैंड का ये शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन बन गया। तो ऐसे हम डीएनए के शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं डीएनए की, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं डीएनए की, वो करते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका डुप्लीकेशन का, डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन। तो डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन का कैरेक्टर होता है, यानी कि अपने आप को डबल बना सकते हैं। क्या होता है डबल बनाने के लिए, दो स्ट्रैंड जो होती हैं इनकी, जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई है, डुप्लीकेशन के दौरान में एंजाइम्स आकर के इनके बॉन्ड को तोड़ती हैं और ये जुड़ी हुई जो चेन है वो एक्सपोज हो जाती है इन दी फॉर्म ऑफ वाई के फॉर्म में। ये ऐसे जैसे मान लिया जाए ये दो चेन थी, इनमें ये डबल ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड ने इनको जोड़ रखा था, तो अब क्या हो जाएगा, एंजाइम्स आएंगे इनके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ी, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते जो चेन जुड़ी हुई थी वो अलग अलग हो जाएंगे, लाइक दिस।
इस तरह से बन जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ देखो, मान लिया हमने ये ए लगा दी, यहाँ टी लगा दी, यहाँ सी लगा दिया, यहाँ जी लगा दिया, ए सी जी। तो अब ये जो दूसरी साइड में जो स्ट्रैंड है उसके ऊपर आप कौन सा लगा लो, कंप्लीमेंट्री, मतलब ए किससे जुड़ा था, टी से, टी किससे जुड़ रहा है, ए से सी, जी से जी, सी से, ऐसे आप इनके शामिल कर दें। तो ये जुड़े हुए हैं, इनके बीच बॉन्ड बने हुए हैं, और जो बॉन्ड टूट गए वो खुल गए। ए के साथ जुड़ जाएगा टी, ये जुड़ेगा जी के साथ, ये जुड़ेगा सी के साथ, लाइक दैट। दे आर नोन एज रेप्लिकेशन फॉर्क। ये जो बन गया वाई शेप के अंदर, इनको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। अब इनके ऊपर और नए डीएनए आकर के कंप्लीमेंट्री बेसिस आकर के जुड़ने शुरू होंगे। जैसे ये ए है, ए के ऊपर डबल बॉन्ड बना के नया टी, एक नई शुगर चेन आके जुड़ जाएगी। ऐसे ही इसके ऊपर होगा, इसके ऊपर कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, इसके ऊपर कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा। ऐसे इधर की तरफ देखो, ये टी है, टी के ऊपर कौन आएगा, ए के ऊपर कौन आ जाएगा, टी, यहाँ कौन आकर जुड़ जाएगा। तो कंप्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसिस की एक चेन यहाँ बन जाएगी। ये धीरे धीरे करके प्रोसेस आगे तक चलेगी, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, एक डीएनए टूट के अलग हो जाएगा, एक डीएनए ये अलग। तो एक डीएनए से दो डीएनए बन गए, इसका नाम क्या हो गया, डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन का काम है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें आता है, दैट इज सेमी कंजर्वेटिव नेचर। सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। और ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर जो है वो सिर्फ डीएनए में पाया जाता है। सेमी का मतलब होगा हाफ, कंजर्व का मतलब बचे रहना, सुरक्षित होना। तो जो नया डीएनए बना है, देखो आप नया डीएनए, इसमें ये जो स्टैंड बना वो तो नया स्टैंड बना, लेकिन आधा स्टैंड इस साइड वाला जो स्टैंड वो क्या, वो तो पुराना स्टैंड है। ऐसे दूसरी साइड में जो एक और डीएनए बना, उसमें देखो ये डीएनए स्टैंड तो उसका पुराना था, और ऊपर उसके एक नया स्टैंड बना। तो जब भी कोई नया डीएनए बने उसमें एक स्टैंड नया होगा, एक स्टैंड पहले का होगा उसमें। तो इसलिए क्या होता है, ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है डीएनए का। अब पॉइंट बात करते हैं कि कैरेक्टर्स कैसे इन डीएनए आरएनए से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए, जो डीएनए के ऊपर हम नाइट्रोजनस बेस लगा रहे हैं, डीएनए के ऊपर जो नाइट्रोजनस बेस हम लगा रहे हैं, ये होते हैं 3 नाइट्रोजनस बेस। कोई भी जब जुड़ जाए तो उनको हम बोलते हैं कोडोन। दे आर नोन एज कोडोन, इनको हम कोडोन बोलते हैं। आगे की तरफ फिर कोई भी 3 नाइट्रोजनस बेस जुड़ जाए, किसी भी सीक्वेंस जुड़ जाए, कंटिन्यू होने चाहिए, गैप नहीं होने चाहिए, तो वो कोडोन बन जाएगा दूसरा। ये कोडोन हो गया, दूसरा कोडोन हो गया, ऐसे इसमें बहुत सारे कोडोन है। इन ऑल देयर कैन बी 64 कोडोन्स। इनमें टोटल 64 कोडोन हो सकते हैं, जिनमें 61 कोडोन्स तो कोडिंग कोडोन होते हैं और 3 एंटी कोडिंग कोडोन्स होते हैं, यानी कि वो चेन को रोकने का काम करते हैं। तो जो कोडोन्स के बारे में बात हम करते हैं, जो 3 नाइट्रोजन बेसिस का जो कोडोन बना है, ये कोडोन एक प्रकार की अमीनो एसिड के लिए फिक्स होता है। तो यहाँ पर मान लिया जाए थायमिन नाम की अमीनो एसिड आ जाती है, यहाँ पर थ्रियोनाइन नाम की अमीनो एसिड आएगी, इससे वैलिन नाम की अमीनो एसिड आएगी, अगले आइसोल्यूसिन नाम की। तो अमीनो एसिड आपस में जुड़कर फिर किसको बनाती हैं, प्रोटीन में पढ़ा था तो प्रोटीन्स को बनाएंगे, और प्रोटीन ही फिर किसको बनाते हैं, शरीर के सारे कंपोनेंट्स को बनाने का काम करते हैं, स्ट्रक्चरल मटेरियल का काम करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रोटीन्स क्या बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं, और एंजाइम हमारे शरीर के हर प्रकार के फंक्शन को करती हैं। तो जैसे प्रोटीन्स होंगे वैसे एंजाइम्स होंगे, या जैसे एंजाइम्स होंगे वैसे शरीर में काम होगा। और शरीर का काम अब सीक्वेंस बनाए तो शरीर का काम कौन कर रहा है, एंजाइम्स, और एंजाइम किससे बन रही है, प्रोटीन। और प्रोटीन कौन कोड कर रहा है, डीएनए कोड कर रहा है, उनके कोडोन कोड कर रहे हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन कहां से निकली, डीएनए से निकली। तो डीएनए जैसे होगा वैसा ही कैरेक्टर उसके अंदर, यानी कि जो फिजिकल अपीयरेंसेस हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अपीयर होते हैं, उनके अंदर दिखाई देते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड्स।